सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 और 6 का हल करेंगे और इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हम इन संख्याओं को मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या प्रश्न में दी गए शर्त के अनुसार हम बना लेंगे। तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। अब देखिए प्रश्न में बोला है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, अर्थात इन दो संख्याएं जो हम मानेंगे इनका योग 27 होगा, जिनमें से अगर हम पहली संख्या x मान ले तो जो दूसरी संख्या होगी वो 27 में से इस पहली संख्या को घटाने से हमें प्राप्त हो जाएगी। अर्थात दूसरी संख्या, क्योंकि इन दोनों का योग 27 है, अर्थात 27 में से यदि हम पहली संख्या को घटा दें तो यही दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमने मान ली पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब प्रश्न में दी गई शर्त को देखते हैं। प्रश्न में बोला है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए योग 27 वाली जो कंडीशन थी वो हमने यहाँ पे लगा ली दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए। अब बोला है कि उनका गुणनफल 182, अर्थात संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। संख्याओं का गुणनफल अर्थात जो हमने पहली और दूसरी संख्या मानी है उनका गुणा कर दें। पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। यदि हम इनका गुणा कर दें तो हमें 182 प्राप्त होगा प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार। इस प्रकार से अब हम इसे हल कर लेंगे। x का गुणा 27 में करेंगे तो 27x माइनस x का गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 बराबर 182। 182 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा और इस एक्स स्क्वायर को आगे लिख देंगे हम, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, यहाँ से प्लस का 182 बराबर के बाईं ओर आएगा तो माइनस का 182 हो जाएगा और बराबर 0। देखिए हम यहाँ से माइनस को हटाना चाहेंगे एक्स स्क्वायर के आगे से, तो हम दोनों पक्षों में माइनस का इंटू कर देंगे जिससे इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस 27x और यह माइनस हो जाएगा प्लस 182 बराबर माइनस का 0 में इंटू करने पर 0 ही आएगा। इस प्रकार से हमारी समीकरण हमें प्राप्त हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये तरीका जैसे कि हमने पहले भी करा है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, इस 1 का गुणा हम अचर राशि में करेंगे अर्थात 182 में। 1 का गुणा 182 में करने पर हमें 182 ही मिलेगा। और यहाँ देखिए x का गुणांक माइनस 27 है, हम प्लस 27 की बात करें तो अब हमें दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 182 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 27 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 13 और 14। अगर हम 13 का गुणा 14 में करेंगे तो हमें 182 प्राप्त हो जाएगा और यदि हम 13 और 14 को जोड़ेंगे तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो हम 13 प्लस 14 लिख रहे हैं उसे हम इस 27x के स्थान पर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 13x प्लस 14x ब्रैकेट क्लोज प्लस 182 बराबर 0। यहाँ इस माइनस का इंटू अंदर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का इंटू अंदर करने पर चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस 13x यहाँ प्लस का माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए हमें दो के समूह प्राप्त हो गए। पहला समूह ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x और दूसरा समूह माइनस 14x प्लस 182। तो पहले समूह एक्स स्क्वायर माइनस 13x में से x कॉमन निकल रहा है तो यहाँ बच गया x माइनस 13, यहाँ से x निकल गया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकालें कि अंदर x माइनस 13 बचे। तो देखिए सबसे पहले तो बीच में माइनस चाहिए, यहाँ प्लस को माइनस बनाना है और यहाँ माइनस को प्लस, तो माइनस कॉमन निकालेंगे हम। अब देखिए 14 इन दोनों में कॉमन है, अर्थात 14 से 14 भी विभाजित हो जाएगा और 182 भी विभाजित हो जाएगा। तो हम 14 कॉमन निकालेंगे। इस प्रकार से माइनस 14 कॉमन निकालने पर यहाँ बचेगा केवल प्लस का x और यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ 182 में से 14 हमने कॉमन निकाले तो 14 का 182 में भाग देने पर हमें 13 प्राप्त होगा बराबर 0। इस प्रकार से x माइनस 13 और x माइनस 13 हमें दो समान कोष्ठक प्राप्त हुए, इन्हें हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। तो इस प्रकार से दो गुणनखंड हम प्राप्त हुए। इन दोनों गुणनखंडों में या तो इसे बराबर 0 रखने पर x का मान प्राप्त होगा या इसे बराबर 0 रखने पर। तो इधर लिख देंगे हम या तो x माइनस 13 बराबर 0 या फिर x माइनस 14 बराबर 0। इस प्रकार से यहाँ से माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा, तो x बराबर 13 पहला मूल हमें ये प्राप्त हुआ
और -14 उधर जाएगा तो +14, तो x बराबर 14। दूसरा मूल हमें ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार से x के दो मान 13 और 14 हमें प्राप्त हुए। ये इस समीकरण x² - 27x + 182 के दो मूल हैं और जो हमने संख्याएं मानी वो इससे हमें प्राप्त हो जाएगी। अर्थात यदि हम पहली संख्या x माने 13 तो दूसरी संख्या 27 - 13 अर्थात 14 हो जाएगी। पहली संख्या 13 और दूसरी 14। और यदि हम x बराबर 14 माने तो x बराबर 14 पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 27 - 14 अर्थात 13। इसका मतलब कि एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 होगी। तो हम लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्याएं 13 व 14 है। तो ये हमारा उत्तर हुआ। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं तो हम इन्हें मानेंगे धनात्मक पूर्णांक, वो भी क्रमागत। अर्थात यदि हम पहला पूर्णांक x मान लें, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा पूर्णांक हमें क्या मानना होगा। प्रश्न में दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब यह है कि क्रम से है, अर्थात सब में एक एक का अंतर है। जिस प्रकार से हम गिनते गिनते 1 2 3 अर्थात सब में यदि एक एक जोड़ दिया जाए तो क्रम चल जाता है। उसी प्रकार से यदि पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x माना है तो जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा वो इस पहले में हम 1 जोड़ दें तो तुरंत इसके बाद का आ जाएगा, अर्थात क्रमागत हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा धनात्मक पूर्णांक हुआ। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x माना और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने x + 1 मान लिया। अब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। प्रश्न में बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। प्रश्न में बोला है कि इनके वर्गों का योग, अर्थात यदि हम दोनों का वर्ग कर दें और इनका योग कर दें, वर्ग करने के बाद योग कर दें तो वह हमें 365 प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रश्न में दी गई बातों को हमने एक समीकरण का रूप दे दिया। अब इसे हम हल करेंगे और एक वर्ग समीकरण बना लेंगे। तो देखिए ये x² है प्लस यहाँ देखिए x + 1 का होल स्क्वायर। ये एक बीजगणितीय सूत्र a + b का होल स्क्वायर बन रहा है जिसका प्रसार होता है a² + 2ab + b²। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसका प्रसार करेंगे। तो a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 1 है। a का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2 और a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1। तो 1 का गुणा फिर हम x और 2 में करेंगे तो 2x ही आएगा और प्लस b² b अर्थात 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बराबर 365। इस प्रकार से हमने इस बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करके इसका प्रसार कर लिया। अब देखिए यहाँ x² है और ये भी x² है। दोनों के गुणांक देखें तो यहाँ ये भी 1 है और ये भी 1 है। दोनों 1 और 1 दोनों x² के दोनों गुणांक जोड़ के 2x² हो जाएगा। प्लस x का और कोई पद नहीं है, केवल ये 2x है तो ये ऐसे लिख देंगे हम। प्लस 1 और 365 प्लस का हम उसे इधर ले आएंगे बराबर के, तो माइनस का 365 हो जाएगा और बराबर यहाँ शेष रह जाएगा 0। अगले पद में हम इसे लिखेंगे 2x² प्लस 2x। 365 में से 1 घटेगा, एक माइनस का और एक प्लस का है तो 364 बचेगा और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 364 बराबर 0। इसे और सरल करने के लिए हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा केवल x² प्लस यहाँ बचेगा x माइनस 2 का 364 में भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4 अर्थात -182 बराबर 0। 2 और इस ब्रैकेट के बीच में अब गुणा है, 2 को हम बराबर को उधर भेजेंगे तो 0 के बटे में जाएगा और 0 के बटे में जाने पर वो भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब ये समीकरण बनेगी x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। इस प्रकार से ये समीकरण एक द्विघात समीकरण बनी। अब इस समीकरण के भी हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले x² का जो गुणांक है 1, उसका गुणा हम अचर राशि 182 में करेंगे तो हमें मिलेगा 182। और यहाँ देखिए x का गुणांक 1 है। अब हमें 2 संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो ऐसी संख्या है 14 और 13। अर्थात यदि हम 14 में 13 का गुणा करेंगे तो हमें 182 मिलेगा पिछले प्रश्न की तरह। परंतु यदि हम 14 में से 13 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात बड़े में से छोटी घटाना है। तो 14 माइनस 13 को हम इस x के स्थान पर लिखेंगे। x² प्लस ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्लस का इंटू ब्रैकेट में करने पर उसके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं बनता है, इसलिए हम सीधे लिख देंगे 14x माइनस 13x।
और -182 बराबर 0। इसे हम आगे हल करेंगे तो देखिए 2 के जोड़े बने, पहला x² + 14x और -13x -182। तो पहले जोड़े में से x कॉमन निकल रहा है, यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ 14x में से x निकला तो 14। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालें कि x + 14 ही शेष बचे। तो हमें सबसे पहले दोनों संख्याओं के आगे प्लस चाहिए, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, साथ ही साथ हम 13 कॉमन निकालेंगे। 13 से 13 भी विभाजित हो जाएगा और 182 भी, अर्थात 13 -13 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा केवल x प्लस का, और यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। 13 से 182 को विभाजित करेंगे तो वो 14 बार विभाजित होगा बराबर 0। इस प्रकार से x + 14 और x + 14 दो समान ब्रैकेट हमें प्राप्त हुए और x - 13 शेष अंदर रह जाएगा। x - 14 कॉमन निकाल लिया और अंदर शेष रह जाएगा x - 13 बराबर 0। इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक या तो इसे बराबर 0 रखने पर प्राप्त होगा या फिर इस ब्रैकेट को बराबर 0 रखने पर हमें प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे या तो x + 14 बराबर 0 और या फिर x - 13 बराबर 0। तो देखिए यहाँ +14 को हम बराबर को उधर भेजेंगे तो x बराबर -14 हो जाएगा और -13 उधर भेजेंगे तो x बराबर +13 में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x के हमें दो मूल प्राप्त हुए, -14 और 13, ये समीकरण के मूल है, परंतु हमने जो माना है x का मान वो हम माइनस वाला नहीं ले सकते, क्योंकि प्रश्न में हमें साफ बोला है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दोनों पूर्णांक किस प्रकार के होने चाहिए? धनात्मक होने चाहिए। इसलिए हम -14 को x का मान नहीं ले सकते, इसलिए हम लिखेंगे माइनस चिन्ह की उपेक्षा करने पर। माइनस चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे, अर्थात इस -14 को हम x का मान के रूप में नहीं ले पाएंगे, तो x का मान अब हम लेंगे 13, अर्थात जो पहला धनात्मक पूर्णांक हुआ वो हुआ x बराबर 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हुआ 13 + 1 अर्थात 14। तो हम लिखेंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 व दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमने x + 1 माना था, x के स्थान पर हम 13 रखेंगे तो 13 + 1 अर्थात 14। इस प्रकार से पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा 14 हमें प्राप्त हो गया, और ये दोनों क्रमागत है, अर्थात 13 के जस्ट बाद 14 हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी हमें हल प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है जिसमें से हमें कर्ण दे रखा है। समकोण त्रिभुज हम जानते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, कर्ण, दूसरी होती है लंब और तीसरी होती है आधार। तो हमें प्रश्न में कर्ण का मान दिया हुआ है जो कि है 13 सेंटीमीटर। तो हमें अन्य दो भुजाएं अर्थात लंब और आधार ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई के लिए बोला है कि वह आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब हम पहले आधार को मानेंगे। तो हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, यह हमने मान लिया। अब ऊंचाई के लिए, ऊंचाई अर्थात लंबाई, लंबाई के लिए हमें बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि यदि आधार उसका x सेंटीमीटर है तो जो उसकी ऊंचाई है वो इससे 7 सेंटीमीटर कम अर्थात x - 7 सेंटीमीटर होगी। ये इसकी ऊंचाई होगी अर्थात लंबाई। अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अर्थात लंब बराबर x - 7 सेंटीमीटर। प्रश्न में हमें समकोण त्रिभुज का कर्ण वाली भुजा दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे पास आधार हमने मान लिया x, ऊंचाई अर्थात लंबाई x - 7 और कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब इसे एक समीकरण का रूप देकर हमें आधार और लंबाई x - 7 ये दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की जब भी बात आ जाए और लंब कर्ण आधार की उसमें बात की जाए तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय में रख सकते हैं। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है, और वो होती है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, ये होती पाइथागोरस प्रमेय। हम इस प्रमेय में कर्ण, लंब और आधार के मान जो हमने माने हैं उन्हें रखकर एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो देखिए हमने कर्ण हमें प्रश्न में दिया है 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 13 की घात 2 बराबर लंब हमने x - 7 सेंटीमीटर माना, उसे हम लंब के स्थान पर लिखेंगे x - 7 और उसका पूरा वर्ग
प्लस आधार हमने x माना है, आधार अर्थात x का वर्ग। इस प्रकार से अब हम इसे हल करेंगे तो देखिए 13 का वर्ग अर्थात 13 की घात 2 हमें प्राप्त होगा 169 बराबर, यहाँ देखिए x माइनस 7 और इस पूरे की घात 2 है। तो यहाँ पर भी एक सूत्र बना जो हम जानते हैं, वो बीजगणितीय सूत्र होता है a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। इस बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करके हम इस ब्रैकेट का प्रसार करेंगे। यहाँ एक a के स्थान पर x और b के स्थान पर 7 है, तो पहले a की घात 2 अर्थात x की घात 2 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a के स्थान पर हम x रखेंगे तो 2x और इंटू b के स्थान पर 7 रखेंगे तो 2x इंटू 7, 2 का गुणा 7 में हुआ तो 2 7 14x और प्लस b की घात 2, b की घात 2 अर्थात b के स्थान पर 7 है, 7 की घात 2 49। ये इस ब्रैकेट का हमने प्रसार कर दिया। प्लस यहाँ एक और एक्स स्क्वायर चल रहा है तो हम उसे भी अब लिख लेंगे। इस प्रकार से 169 बराबर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जुड़कर 2x स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ x वाला पद केवल माइनस 14x ही है तो उसे लिख देंगे और प्लस 49। अब देखिए बराबर के बाद यहाँ इधर बराबर के पहले इधर 169 है, हम इसे बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो यहाँ शेष रह जाएगा 0 और 169 को हम यहाँ लिख देंगे तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। पहले ये पूरा लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, प्लस का 169 इधर आकर माइनस का 169 हो जाएगा। तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x ऐसे ही रहेगा। यहाँ 169 माइनस का और 49 प्लस का दोनों घट जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 120। इसे और आसान बनाने के लिए हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तीनों में से, तो 0 बराबर 2 कॉमन निकालने पर ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 2 साथी 14x माइनस 2 छंग 12 और 0 अर्थात 60। यहाँ 2 गुणे में है, इसे बराबर के इधर भेजेंगे तो ये इधर आकर 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ शेष रहेगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो इस पूरे समीकरण को अर्थात इस दाएं पक्ष को हम बाईं और बाएं पक्ष को दाईं ओर हम लिख देंगे तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों के पक्ष चेंज कर रहे हैं। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 को हम दाएं से बाईं ओर ले आएंगे और 0 को उधर ले जाएंगे। इस प्रकार से हमारी समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अब इस समीकरण को हम हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले यही देखेंगे कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अर्थात इस 1 का गुणा हम इस अचर राशि 60 में करेंगे। हम माइनस अभी नहीं देखेंगे, केवल 60, तो हमें 60 प्राप्त होगा। और यह देखिए x का गुणांक 7 है, अभी हम माइनस नहीं देखेंगे, केवल 7 देखेंगे। तो अब हमें 2 संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 60 और जोड़ने घटाने पर 7 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या है 12 और 5। यदि हम 12 का गुणा 5 में करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, और यदि हम 12 में से 5 घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो 12 माइनस 5 हमने लिखा है इसे हम इस 7x के स्थान पर लिखेंगे। इस और हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हम 7x माइनस के बाद अब हम ब्रैकेट यूँ इसलिए लगाएंगे क्योंकि माइनस का इंटू हमें अंदर करना होगा, माइनस का इंटू करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 12x माइनस 5x, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ देखिए माइनस 60 चल रहा है तो माइनस 60 लिख देंगे इधर। इस प्रकार से अब हम माइनस का इंटू इस ब्रैकेट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का इंटू अंदर करने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस 12x और ये माइनस का है तो प्लस 5x, यहाँ माइनस 60 लिखा हुआ है बराबर 0। अब देखिए 2 के जोड़े बने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से x कॉमन निकल रहा है तो यहाँ बचा x माइनस, यहाँ से x कॉमन निकला तो यहाँ बचा 12। अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकालें कि अंदर x माइनस 12 शेष बचे। तो देखिए चिन्ह तो सही है, केवल 5 हम कॉमन निकाल लें अर्थात प्लस 5। तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 5 से 60 को विभाजित करेंगे तो ये 12 बार विभाजित होगा बराबर 0। इस प्रकार से x माइनस 12 समान कोष्टक प्राप्त हुआ, इसे हम कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 12 और अंदर शेष रह जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अर्थात हमें x का मान या तो इस गुणनखंड को बराबर 0 रखने में प्राप्त होगा या इसे बराबर 0 रखने में प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे या तो x माइनस 12 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ देखिए x बराबर हमें मिलेगा माइनस 12 को उधर भेजेंगे तो प्लस 12 और यहाँ से प्लस 5 को उधर भेजने पर माइनस 5। तो हमें x के 2 मान प्राप्त हुए 12 और माइनस 5। किसी भी त्रिभुज में उसकी भुजाएं हैं वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, सभी भुजाएं धनात्मक होगी, इसलिए हम इस ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे। तो हम लिखेंगे माइनस चिन्ह की उपेक्षा करने पर अतः
समकोण त्रिभुज का आधार, आधार देखिए हमने माना था x, तो x का मान हम मानेंगे 12। इस प्रकार समकोण त्रिभुज का आधार हमें 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। वह ऊंचाई हमने देखिए x माइनस 7 मानी थी, अर्थात x के स्थान पर यदि हम 12 रखेंगे तो 12 माइनस 7, 12 में 7 घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें आधार मिल गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई मिल गई 5 सेंटीमीटर। यही दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी उत्तर हमारा यही समाप्त होता है। अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा ही प्रश्न हमने प्रश्न क्रमांक 2 में जो हमने उदाहरण 1 की 2 स्थितियां देखी थी उसमें हमने इसी प्रकार का प्रश्न हल किया था। तो इसे भी ऐसे हल करना है। हमें ज्ञात करना है एक विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो हम इसे मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, और हमें प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात करनी है। प्रत्येक नग की लागत अर्थात एक नग अर्थात एक बर्तन बनने में कितना रुपए खर्च हो रहे हैं, तो प्रत्येक नग की लागत। अब देखिए प्रत्येक नग की लागत के लिए हम प्रश्न में दी गई स्थिति को देखेंगे। प्रश्न में बोला है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अर्थात जो हम मानने जा रहे हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, इस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो हमने x मानी है उसके 2 गुने से अर्थात 2x से 3 अधिक थी। 3 अधिक अर्थात +3, ये उस दिन के प्रत्येक नग की निर्माण लागत हो गई। प्रश्न में दी गई स्थिति से उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या अर्थात x के 2 गुने से अर्थात 2x से 3 अधिक थी, अर्थात 3 को हमने जोड़ दिया। ये हमें रुपए में एक नग की लागत हमें प्राप्त हो गई। अब हम आगे के सवाल को प्रश्नानुसार करेंगे। हमें प्रश्न में दी गई स्थिति से हमने पहले तो लागत बना दी। अब प्रश्न में आगे दिया है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, उस दिन की कुल निर्माण लागत हम कब निकालते हैं, जब प्रत्येक बर्तन का जो मूल्य है उसका सभी बर्तनों में गुणा करते हैं। अर्थात एक बर्तन अगर 2x + 3 रुपये का बन रहा है तो x बर्तन कितने के बनेंगे, तो हम इनका गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे कुल निर्माण लागत हमें दिया है 90 रुपये, तो कुल निर्माण लागत अर्थात जो कुल बर्तन बने उनका एक बर्तन के मूल्य में हम गुणा कर देंगे। एक बर्तन का मूल्य अर्थात 2x + 3 में गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये मूल्य हुआ 90 रुपये के बराबर। बस अब इसे हल करके हम समीकरण बना लेंगे। x का गुणा 2x में करने पर हमें मिलेगा 2x² प्लस x का गुणा 3 में करने पर 3x बराबर 90। 90 प्लस का है, हम उसे इधर ले आएंगे तो 2x² प्लस 3x प्लस 90 इधर आके -90 हो जाएगा और बराबर यहाँ शेष रह जाएगा 0। एक कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, इसलिए अब हम इसे सीधे हल कर लेते हैं। यहाँ x² का गुणांक 2 है और अचर राशि 90 है, अर्थात यदि हम 2 का 90 में गुणा करेंगे तो हमें 180 प्राप्त होगा। यहाँ देखिए x का गुणांक 3 है। अब हमें 2 संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 180 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या है 15 और 12। यदि हम 15 का गुणा 12 में करेंगे तो 180 मिल जाएगा, और यदि हम 15 में से 12 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो 15 - 12 हमने लिखा है उसे हम इस 3x के स्थान पर लिखेंगे। तो 2x² प्लस के बाद हम ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्लस से चिन्ह नहीं बदलते, इसलिए इस 3x के स्थान पर हम लिख देंगे 15x - 12x, और यहाँ -90 लिखा हुआ है बराबर 0। अब हम देखेंगे तो यहाँ 2x² प्लस 15x, इसमें से केवल x कॉमन निकल रहा है क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 2 और 15 दोनों विभाजित हो जाए। तो x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ शेष रहेगा 2x प्लस यहाँ x निकल जाने पर 15। अब हम इन दोनों में से ऐसी कौन सी संख्या कॉमन निकालें कि हमें 2x + 15 ही प्राप्त हो। तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह हम कॉमन निकालेंगे, और देखिए यहाँ पे हमें चाहिए 2x, यहाँ पे 2x इसलिए यहाँ पे 2x चाहिए। तो 12 को किस संख्या से विभाजित करें कि 2 आ जाए, तो 6 से, अर्थात 6 से यदि हम 2 बार 6 से 12 को विभाजित करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो क्या 6 से 90 को विभाजित करने पर 15 आता है, तो आता है।
यदि हम 6 से 90 को विभाजित करेंगे तो 15 हमें प्राप्त होगा, अर्थात हम कॉमन निकालेंगे -6। -6 कॉमन निकालने पर यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 अर्थात 2x, और यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। -6 से हम 90 को विभाजित करेंगे तो हमें +15 प्राप्त होगा बराबर 0। इस प्रकार से हमें 2x + 15 और 2x + 15 समान कोष्टक प्राप्त हुए। इसे हम अलग कॉमन निकाल लेंगे और अंदर शेष रह जाएगा x - 6 बराबर 0। अब x का मान या तो इसे बराबर 0 रखने पर प्राप्त होगा या इसे बराबर 0 रखने पर। तो हम लिखेंगे या तो 2x + 15 बराबर 0 या फिर x - 6 बराबर 0। तो यहाँ x का मान निकालने के लिए हम पहले 15 को बराबर के उधर भेजेंगे, तो 2x बराबर +15 इधर आके -15 हो जाएगा, और 2x के बीच में गुणा है इसलिए 2 बटे में जाएगा, तो x बराबर -15/2। x का मान हमें पहले प्राप्त हुआ -15/2, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -6 उधर भेज के प्लस का 6 हो जाएगा। इस प्रकार से x के दो मान प्राप्त हुए -15/2 और 6। अब देखिए हमने जो x माना है वो माना है बर्तनों की संख्या। ये दो तो इस समीकरण के मूल प्राप्त हो गए हमें 2x² + 3x - 90 के, परंतु जो हमने माना था वो है बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या को हम ऋणात्मक नहीं ले सकते, ना ही उसकी फिर लागत ऋणात्मक होगी, इसलिए हम यहाँ से माइनस चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे, अर्थात हम माइनस चिन्ह नहीं ले सकते। तो हम लिखेंगे माइनस चिन्ह की उपेक्षा करने पर या ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा करने पर हम x बराबर 6 लेंगे, अर्थात जो बर्तनों की संख्या है उस दिन निर्मित वो है 6। अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मानी थी, तो x का मान हम 6 ले रहे हैं, और बर्तनों की संख्या 6 है तो अब हम प्रत्येक नग की लागत भी लिख सकते हैं। वह प्रत्येक नग की लागत हमने मान रखी है 2x + 3। 2x + 3 में यदि हम इस x का मान 6 लें तो 2 × x के स्थान पर 6 रखेंगे +3, 2 × 12 + 3 अर्थात 12 और 3 15, और लागत है इसलिए हम रुपए लिखेंगे अर्थात 15 रुपये। इस प्रकार से हमें बर्तनों की संख्या 6 प्राप्त हो गई, और प्रत्येक बर्तन की लागत अर्थात एक नग बर्तन की लागत हमने 15 रुपये ज्ञात कर ली। इस प्रकार से ये प्रश्न यही समाप्त हुआ, और इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न भी समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।